Hello everyone, welcome back. So in this particular video, we will mainly discuss about the CSIR Net application form. तो हमें पता है CSIR Net application form आउट हो चुके हैं 9 नवंबर 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो थोड़ी जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। तो JRF के लिए कौन अप्लाई करेगा, LS के लिए कौन अप्लाई करेगा, है ना, BSc वाले, MSc वाले, BTech वाले, तो वो देखेंगे। मेनली हम फिजिक्स को लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कब से हुए, 1 नवंबर से, और लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 30 टाइम है ये कि रात के 12 बजने से 10 मिनट पहले नेक्स्ट डे के ये बंद हो जाएगा। तो लास्ट डेट का मैं सजेस्ट करूंगी वेट मत करना, उससे पहले ही भर लेना, है ना। लास्ट के दिनों में बहुत सर्वर डाउन होता है तो बहुत इशू होता है। एक्सटेंड जरूरी नहीं है होए, है ना, तो पहले ही फिल कर लो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन केस अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। साइट बता दी है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट पे फिलअप करना है। तो इस बार ये थोड़ा बच्चों को बहुत डाउट हो रहा था कि हमारे पास साइट कौन सी है ना, क्योंकि मैंने भी जब ढूंढ रही थी मैं भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो देखा तो यहाँ पे ये वाली साइट जो थी दूसरी वाली पे, जहाँ पे मिल नहीं रही है, इस वाली पे हमें मिल रही है ना। एक जगह पे सिर्फ प्रीवियस ईयर का रिजल्ट दिखा रहा है ना। तो वहाँ पे तो ये देख लेना कि कौन सी साइट पे हमें फिलअप करना है। तो ये वाली साइट है वो। अब देखो हमारे पास मेन क्या है, फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन से कैंडिडेट्स जिस जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से फी है। अगर जनरल में हो तो इतनी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS के लिए SC ST थर्ड जेंडर और PWD के लिए नील है, ठीक है। एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स जो नॉन OBC नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते, क्रीमी लेयर में आते हैं सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से, तो वो EWS में फिलअप कर सकते हैं अगर इन केस वो EWS में आते हैं। तो इकोनॉमिक होता है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले में अगर वो आते हैं तो वो इस EWS से भी फिलअप कर सकते हैं, OBC वाले जो क्रीमी लेयर है ना। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे एक चीज है कि हमारे पास करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे इस चीज की नीड नहीं पड़नी चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो पहले ही बहुत अच्छे से फिलअप करो, चाहे फादर्स नेम हो, किसी का भी अपना नेम फिलअप कर रहे हो या कोई भी डाटा फिलअप कर रहे हो, 2 टाइम तो चेक करो ये एटलीस्ट कि जो भी फिलअप कर रहे हो कि करेक्शन आपको करनी ही ना पड़े, है ना। उसके बाद ये चीज ऑलरेडी जो एग्जाम्स बच्चे दे चुके हैं उनको पता होगा, जो CSIR नेट एग्जाम होता है वो CBT बेस्ड होता है और MCQ होता है। इसमें MSQ या NAT टाइप क्वेश्चन जो कि IIT जैम में या फिर हमारे पास गेट में आता है वो नहीं आते हैं। हमारे पास 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 180 मिनट्स मिलते हैं। एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, बट ये नहीं पता है कि फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस जो भी है हमारे पास कब फिजिक्स वालों का होगा, ठीक है। तो बस डेट ही पता लगी है, तो ये लगा लो कितना टाइम है, 1 नवंबर से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिसंबर 2 महीने भी नहीं है पूरे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो रिवीजन का टाइम ही होता है। लास्ट के जो ये 40-50 डेज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेनली रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। थोड़े बहुत न्यू टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ये जो लास्ट सेकंड वाला मंथ होता है इसमें फिर भी पढ़ सकते हो, पर लास्ट के महीने में तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलती है। शॉर्ट नोट्स होते हैं वही पूरे के पूरे अच्छे से पता होने चाहिए कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है, तभी जाके क्लियर होता है, क्योंकि एग्जाम टफर होता जा रहा है डे बाय डे, है ना। अगर आपने लास्ट ईयर के कंपैरिजन किया हो तो PYQs से भी मतलब थोड़ी चीजें अलग आ रही है ना। तो ये चीज शॉर्ट नोट्स तो आपको टिप्स में होनी चाहिए, कुछ चीजें शॉर्ट नोट्स से ही बिल्कुल उठ के आ जाती है। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स में होते हैं बस ऊपर ऊपर से फॉर्मूलाज आ जाते हैं, तो वहां से भी हमारे पास पेपर क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर शॉर्ट नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं। और वही चीज अगर शॉर्ट नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ रखे, प्रॉपरली रिविजन नहीं है, पढ़ भी अच्छे से रखा है, तो वहीं पर डूब जाता है बच्चा, है ना। तो रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करती है, हर एग्जाम में मैटर करती है, यहाँ पे नीचे किसी कोई भी एग्जाम बात कर लो वहाँ पे रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है ना। तो देखो यहाँ पे फिर से लिख दिया कि हमारे पास वेबसाइट्स, ये 2 वेबसाइट्स है, यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। आगे यहाँ पे लिख रखा है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वही चीज इस वाली जगह पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। ये वेबसाइट इन्होंने इस बार ये वाली रखी है, इस वाली एप्लीकेशन फॉर्म इसी वाली साइट पे फिलअप होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी अनदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बस इसी वाली साइट पे जो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो रहे हैं वो इसी पे होंगे, ठीक है। ओनली 1 एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिट बाय, एक ही कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे, कैंसिल होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज है इंपॉर्टेंट,
ठीक है। मेनली जो BSc वाले बच्चे होते हैं, MSc वाले बच्चों को किसी को पता नहीं होता कि वो JRF के लिए अप्लाई करे या LS के लिए अप्लाई करे, ठीक है। तो JRF मेनली PhD के लिए, इनकेस उनको PhD करनी है तो ये JRF का होता है, और LS अगर उनको PhD नहीं करनी बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, है ना। अब देखो LS की जो कट ऑफ होती है वो JRF से कम जाती है, और अगर आप JRF के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपकी JRF वाली कट ऑफ क्लियर नहीं होती बट LS वाली हो जाती है, बट आपने JRF के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा तो आप ऑटोमेटिकली LS के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और पर जो JRF होता है उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, एज लिमिट होती है कि आप JRF का फॉर्म फिलअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो आप देख लेना, ठीक है। मेनली ये है कि अगर आप एज लिमिट में हो तो मैं सजेस्ट करूंगी तो JRF ही भर दो, है ना। अगर क्लियर हो गया तो सही है, नहीं तो अगर LS वाला होगा तो LS वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये लिखी हुई है, ऑप्शंस एंड प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट्स इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म इज फाइनल, और इसमें कोई चेंज नहीं होंगे, इसलिए जो भी फिलअप कर रहे हो पहले सोच समझ के फिल करना, है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में वो चेंजेस अलो करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बोल्ड लेटर में स्पेशली मेंशन कर रखा है ना। तो ये चीज पढ़ लेना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरी PDF ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज देख लेना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF ऑलरेडी सेंड कर देंगे। देखो एक यहाँ पे ये दे दिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन कौन से बच्चे जो है इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी MSc है या कोई MSc से इक्विवेलेंट डिग्री है, BS MS 4 years, BE, BTech, B Pharma, एटलीस्ट कितनी परसेंटेज होनी चाहिए ये तो तुम्हें पता ही, ऑलरेडी कोई भी एग्जाम ले लो 55% ऑलरेडी होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। जनरल के लिए बात कर रहे हैं 50%, 5% कम है फॉर OBC, थर्ड जेंडर या PWD के लिए। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि ऐसे कैंडिडेट जो MSc या फिर जिन्होंने इतनी ईयर्स कंप्लीट कर लिए अपने लिए, है ना, बिफोर क्लोजिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म में है, और अगर उनके पास कोई अपना रिजल्ट वेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो उनका जब डेट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डेट होना चाहिए, मतलब, ठीक है। अगर उनका नेट क्लियर हो रहा है, मतलब अगर मान लो JRF क्लियर हो रहा है तो 2 साल के लिए वैलिड है, तो उनका जो रिजल्ट है उनके पास विद इन 2 years होना चाहिए, है ना। अगर जैसे MSc में आप अभी इनरोल्ड हुए हो तो 2 साल के अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना होगा, अगर इनकेस आपका JRF क्लियर होता है, ठीक है। वो चीज़ आप पढ़ लेना है इसमें जो भी है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है BSc फिजिक्स ऑनर्स, मतलब जैसे हम फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वालों को बात करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स वालों के लिए अगर जो BSc कर रहे हैं, है ना, तो वो LS के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स possessing only bachelor degree are eligible to apply only for JRF, ठीक है, नोट फॉर लेक्चरशिप, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें देख लेना, आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो और किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं, और इसमें भी कंडीशन होती है कि आपके 2 साल बाद, जैसे MSc, मतलब जैसे किसी की MSc 3 साल की हो जाती है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर 2 साल के अंदर ही कंप्लीट होनी चाहिए विदाउट फेलियर, तो ये चीज़ होती है इसमें, ये चीज़ चेक कर लेना। इसके बाद आ रही है अपर एज लिमिट। हमारे पास देखो अपर एज लिमिट JRF में एज लिमिट है, LS के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी एज में भी LS या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर JRF के लिए हमारे पास 28 ईयर्स मैक्सिमम इस डेट के हिसाब से देख लेना, आप करीब मैक्सिमम 28 ईयर्स के होने चाहिए इस एज के हिसाब से, और इससे अपर एज वाला अगर है रिलैक्सेशन उनको सिर्फ और SC और ST वालों को मिलेगी, थर्ड जेंडर को मिलेगी, PAW के लिए मिलेगी, फीमेल वालों को मिलेगी, 5 साल की रिलैक्सेशन है, 3 साल है पर OBC नॉन क्रिमिलेयर एप्लीकेंट्स के लिए। तो JRF में हमारे पास एज लिमिट है, पर LS में कोई एज लिमिट नहीं है। ये चीज जिन्होंने देखो एग्जाम दे रखा है उनको ऑलरेडी पता है, पर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो नेट का एग्जाम है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस आते हैं, मेनली ये हमारे पास एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, रीजनिंग आ जाएगी, मैथ्स बेस्ड हो जाएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। तो एप्टीट्यूड मेनली सेक्शन है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और सेक्शन B और सेक्शन C ये मेनली तुम्हारा सब्जेक्ट कंसर्न होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड, है ना, सब्जेक्ट है जो इसमें थोड़े कम इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3.5 नंबर वाले, ठीक है। और इसमें हमारे पास एडवांस्ड लेवल वाले होते हैं सेक्शन C में। तो देखो 1/4 हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है, वही चीज बता दी है कि मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इतना मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर होगा तो इतना मिलेगा, 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग है।
200 नंबर का पेपर होता है। देखो यहाँ पे ये भी है एक चीज कि 20 आते हैं, 5-15 अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में से, 25 आते हैं 20 अटेम्प्ट करने हैं, 30 आते हैं इसमें से 20 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 75 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमारे पास मैक्सिमम हम 55 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 55 के हिसाब से देखें तो 200 का पेपर बनता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हमारे पास 40%, 45% इतनी ही हमारे पास जाती है अगर टफ पेपर आता है। अगर इजी भी पेपर आता है तो देखो 50 तक लगा लो, है ना, 52, 55 इतनी ज़्यादा जाती नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे 100 प्लस अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं नंबर, तो आप लगा लो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, है ना। तो आपका JRF होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है फिर पेपर की, पेपर टफ है, ज़्यादा टफ है या ज़्यादा मुश्किल है, उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है ना। तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास वही चीज़ बता दी कि पार्ट ए के अंदर हमारे पास क्या है, मेनली जनरल एप्टीट्यूड आता है। ये मेनली मैं फिजिक्स वालों के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। ये फिजिकल साइंस वालों के लिए मैंने, फिजिकल साइंस, ठीक है। तो मेनली हमारे पास इसमें जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जियोग्राफिकल एनालिसिस, ये पजल्स होगी सीरीज, ये चीज़ें मतलब मैथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जो भी है तुम्हारे पास एप्टीट्यूड सेक्शन पूरा का पूरा है। सेक्शन बी और सेक्शन सी हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs होंगे जो भी आपके सिलेबस में, उसके हिसाब से। पार्ट सी के अंदर हमारे पास थोड़ी हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज वाले, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आ जाती है थोड़े, जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, कंडेंस्ड मैटर वाली फिजिक्स होगी, है ना, सॉलिड स्टेट एटॉमिक फिजिक्स होगी, ठीक है। तो जो थोड़े एडवांस लेवल वाले हैं वो वाले आ जाते हैं। और देखो मीडियम, मीडियम हमारे पास दो हैं, हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है, वो पेपर जब तुम फॉर्म फिलअप करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, वो ऑलरेडी तुमसे ये ऑप्शन उसमें आएगा कि आप इंग्लिश में प्रेफरेंस अपनी दे रहे हो या हिंदी में। मेनली बच्चे देख लो जिसमें भी आप लेते हो, इंग्लिश में भी लेते हैं बच्चे, है ना, जिसको जिसमें वो रहता है, मेनली तो बच्चे इंग्लिश में ही लेते हैं आजकल, तो उस हिसाब से देख लेना। सिलेबस देखो इस साइट पे दे रखा है, सिलेबस मेनली चेंज नहीं हुआ है, काफ़ी सालों वाला वही सिलेबस है, टू सेम, पर पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पे चेक कर लेना, ये साइट मेंशन कर दी है, इस साइट पे सिलेबस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे मैंने सिटी की लिस्ट की पूरी PDF वो मैंने नहीं लगाई है स्लाइड पे, तो यहाँ पे देख लेना सिटीज दे रखी है सेंटर के लिए, कि आप जो सी भी स्टेट में हो उस स्टेट के हिसाब से बड़ी सारी सिटीज कि वो सेंटर बता रहे कि इस सिटी का सेंटर मतलब कौन कौन से, तो उस अकॉर्डिंग से वो तुमसे 4 सेंटर्स पूछेगा। तो जो उनसे भी आपके पास हो, आपके घर के, जहाँ से भी आप एग्जाम देना प्रेफरेंस करो दिसंबर में, उस हिसाब से देख लेना, जहाँ पे भी आप हो उस हिसाब से 4 सेंटर अपने डिसाइड कर लेना और फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। एक ये जो स्टूडेंट्स जो MSc में है या BSc में है, तो उनको रिजल्ट अवेटेड का अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट ये दे रखा है वहाँ पे, तुम्हें ये बच्चों को ये क्या करना होगा, प्रिंट निकलवाना होगा, फिलअप करना होगा, फिर ये तुम्हें अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो भी तुम्हारा है उससे सिग्नेचर विग्नेचर करा के स्कैन करके अपलोड करना होगा साइट पे, ठीक है। दो जिसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, मतलब पूरी जो एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स लेवल कंप्लीट नहीं है, उनको ये रिजल्ट अवेट का सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। एक चीज ये देखो, प्रेप किट का हमारे पास बैच शुरू हो रहा है, CSIR नेट फॉर गेट फिजिक्स रिकॉर्डेड बैच है। इसमें मेनली टीफर, जेस्ट और BARC सिलेबस सारा कवर होगा। इसमें तुम्हें पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स, रेगुलर टेस्ट भी होगा, डाउट सॉल्विंग होगी, टेस्ट सीरीज होगी। प्राइस देखो हमारे पास फैब तक अगर तुम्हें वैलिडिटी चाहिए, जिसमें अगर तुम फैब तक लोगे तो देखो हमारे पास गेट का भी आ जाएगा फैब में, है ना। और अगर तुम जून तक लोगे तो जून 2024 वाला फायदे में होगा, ये 25 वाला भी होगा। इसमें क्या होगा कि अभी देखो तुम्हारे पास दिसंबर वाला आ रहा है, ठीक है। क्लियर होना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अभी, क्योंकि देखो 2 महीने भी नहीं है, तो 2 महीने में बच्चे बहुत ज़्यादा रिवीजन करते हैं इस टाइम पे। सिंपल सी बात है, 9 सब्जेक्ट्स होते हैं नेट में, CSIR नेट में, तो वो 2 महीने में कवर करना, मतलब अगर ठीक है तुम 80% कर लो तो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं अगर तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो, है ना। तो 2 महीने में तुम दिसंबर वाला तो नहीं निकाल सकते अगर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो, है ना। तो दिसंबर वाला तो भूल जाओ। तो उसके बाद सीधा हमारे पास गेट का आता है फैब में। उसके बाद देखो BARC भी आ जाता है, ये अप्रैल में जेस्ट भी आ जाता है ना, उन दिनों ही आता है ये। और उसके बाद फिर से हमारे पास जो जून होता है उसमें फिर से नेट का एग्जाम आ जाएगा। तो ये बहुत फायदा रहेगा ये वाला और ये वाला, है ना।
ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखो ये वाला कोड यूज कर सकते हो, ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ये वाला जो है प्रैपकिट जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट लेनी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो ये मेनली हमें आज डिस्कस करना था, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।